Namaskar doston, how are you all? Hope you are all very good. And this is your Shanuj. And today I'm going to have a discussion with you all on one of the most amendment which has been issued by the IBBI on 3rd of February 2025. Guys, this amendment is very much crucial, and there are so many changes has been done in Insolvency and Bankruptcy Board of India, corporate insolvency resolution process regulations. So we will be having look at each amendment, and we will be having word by word interpretation of the amendment made by the Insolvency and Bankruptcy Board of India in CIRP regulations. In short, CIRP regulations. Guys, as you are all aware that there is a regulations which is called IBBI Corporate Insolvency Resolution Process Regulations 2016, and this amendment has been made by the IBBI in this particular regulations, and the date of the amendment is 3rd of February, and as on the same date it has been published in the official Gazette of India. So we can say that the regulation is very much effective now. So you can check it out. New Delhi, 3rd of February 2025. This is the date on which this circular was published in the official Gazette of India, and दे आर द मेजर अमेंडमेंट इन द CIRP रेगुलेशन. टोटल जो अमेंडमेंट लाया गया है वो हम कह सकते हैं कि इस अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है 2025, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे वो आप लोग देख लीजिए. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट प्रोसेस अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025. तो हमारे जो IBBI CRP रेगुलेशन, IBBI, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CIRP रेगुलेशन 2060. दिस हैज़ बीन कॉल्ड प्रिंसिपल रेगुलेशन. ठीक है, प्रिंसिपल रेगुलेशन. और इसी रेगुलेशंस में जो हमारा है IBBI ने अमेंडमेंट लेकर के आया है, जिसको हम लोग IBBI CIRP, ठीक है, अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 के नाम से जानेंगे, राइट. तो हमारा जो प्रिंसिपल रेगुलेशन है CIRP की, उसमें अमेंडमेंट लेकर के लाया गया है, और इसमें टोटल 10 अमेंडमेंट कह सकते हैं कि जो मेजर अप्रॉक्स 10 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं. 10 डिफरेंट जो हमारे रेगुलेशंस हैं उसमें चेंजेस लेकर के आया गया है. उसमें से जो कह सकते हैं कि कुछ एक तो न्यू रेगुलेशंस को इंसर्ट किया गया है, और कुछ एक सब्स्टिट्यूशन है, कुछ एक डिलीशन है. तो इस तरीके से हमारा अमेंडमेंट है. न्यू रेगुलेशंस इंसर्ट किए गए हैं, कुछ एक एग्जिस्टिंग रेगुलेशन थे उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, कुछ एक प्रोविजंस जो ऑलरेडी CRP रेगुलेशन में एग्जिस्ट करता था उसको डिलीट किया गया है. तो इस तरीके से पूरा अमेंडमेंट है ये. तो हम लोग अमेंडमेंट नंबर 1 जो है वो देखते हैं क्या है. अमेंडमेंट नंबर 1 की जो रेगुलेशंस हैं इसमें बोलता है कि these regulations may be called Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Resolution Process for the Corporate Amendment Regulation 2025. This has been already covered. हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि इसको हम लोग IBBI CIRP अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 के नाम से जानेंगे. नेक्स्ट जो इसकी सब क्लॉज 2 है, इसमें बताया गया है कि they shall come into force on the date of their publication in the official gazette. तो ऐसा है कि जो अभी हम लोग जिस नोटिफिकेशन से डिस्कस कर रहे हैं इस अमेंडमेंट को, वो ऑफिशियल गजट की कॉपी है, राइट. आप लोग यहाँ पे इसे देख पा रहे होंगे. तो ये जो PDF है हमारा ऑफिशियल गजट का ही है, और इसकी जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल गजट की जो नोटिफिकेशन नंबर है ये यहाँ पे है. ठीक है, दिस इज़ द notification number which has been published in the official gazette of India.
एंड इफ़ेक्टिव डेट इसका जो है कोई और डेट नहीं है, 3 फरवरी ही है, ठीक है। तो हमारा ये जो 3 फेब 2025 है, दिस इज़ द इफेक्टिव डेट ऑफ दिस रेगुलेशन, ठीक है। तो जितने भी अमेंडमेंट सीआरपी रेगुलेशन में लाया गया है वो 3 फेब से इफेक्टिव है, कोई डाउट इसमें नहीं है। नाउ जो अमेंडमेंट नंबर 2 है वो क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। अमेंडमेंट नंबर 2 कहता है कि इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016 हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज द प्रिंसिपल रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये जो हमारा रेगुलेशंस को प्रिंसिपल रेगुलेशन के नेम से रेफर किया गया है, ठीक है, वो है। उसके बाद बोलते हैं कि आफ्टर रेगुलेशन 4D द फॉलोइंग रेगुलेशंस शैल बी इंसर्टेड। जो हमारे प्रिंसिपल रेगुलेशंस हैं, ठीक है, इस प्रिंसिपल रेगुलेशन की रेगुलेशन 4D के बाद आफ्टर 4D, ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल रेगुलेशन की रेगुलेशन 4D है, उसके बाद कुछ एक न्यू रेगुलेशंस को क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है, न्यू रेगुलेशंस को इंसर्ट किया गया है, राइट गाइस, इंसर्ट किया गया है। तो ऑल टुगेदर न्यू रेगुलेशंस को हमारे सीआरपी रेगुलेशंस में डाला गया है। अब हम लोग देखेंगे कि वो न्यू रेगुलेशंस क्या है, रेगुलेशंस में क्या बताई गई है, राइट। तो जो ये न्यू रेगुलेशंस हैं वो है क्या, वो देखते हैं। न्यू रेगुलेशन 4D के बाद जो इंसर्ट किया गया है पहली रेगुलेशन, वो 4E है। क्या है, 4E। ये 4E है, इसमें जो चीज़ें दी गई है वो है कि ये 4 है ना, आफ्टर obtaining the approval of the committee with not less than 66% of total votes। आप एक चीज़ को यहाँ पे नोट कीजिएगा कि 66% किसकी वोटिंग, ठीक है, ऑफ COC कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल, दिस इज मैंडेटरी, यू मस्ट ऑल्सो नोट दिस वन, शैल, ठीक है, हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ द प्लॉट्स अपार्टमेंट बिल्डिंग or any instruments agreed to be transferred under the real estate project and facilitate, must note here, real estate project and facilitate registrations where the allottees has requested for the same and has performed his part of the agreement, ठीक है गाइस। अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बट एक चीज़ इसको समझने से पहले हम लोग को क्लियर करना है कि ये जो अमेंडमेंट है 4E, रेगुलेशन 4E जो है वो कहाँ पे अप्लीकेबल हुआ गाइस। तो रेगुलेशन 4E की अप्लीकेबिलिटी जो होगी वो रियल स्टेट प्रोजेक्ट है वहाँ पे ही अप्लीकेबल। जो प्रोजेक्ट रियल स्टेट है वहाँ पे जो उस कंपनी जिसकी इंसॉल्वेंसी हो रही है वो रियल स्टेट में ऑपरेट करती है, देन 4E शैल बी अप्लीकेबल हो जाएगी। अब आपको नोट करना है कि 4E कोई ऑप्शनल प्रोविजंस नहीं है, इट्स मैंडेटरी इफ द प्रोजेक्ट इज रियल एस्टेट ऑपरेटिंग इन रियल एस्टेट एक्टिविटीज, देन दिस क्लॉज 4E जो है हमारा वो मैंडेटरीली अप्लीकेबल होगा और RP शैल हैव टू इंश्योर, ठीक है, यहाँ पे कोई लिबर्टी नहीं है, बिल्कुल मैंडेटरी प्रोविजन है ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए। बट इसके कुछ एक रिक्वायरमेंट है। पहले रिक्वायरमेंट ये है कि इसको देखने के बाद हमारे को एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस रेगुलेशंस में ये बात कहा जा रहा है कि COC की अप्रूवल लेकर के जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्या करेगा, हैंड ओवर करेगा पोजीशन ऑफ द प्लॉट, है ना, अपार्टमेंट बिल्डिंग और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। गाइस देखो, जो हम लोग जनरल बातें कर रहे हैं इसमें, ठीक है, अमेंडमेंट की बात नहीं करते। ये जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होती है ना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है ना, इसमें काम क्या होता है,
मान के चलो कि ये कंपनी है, ये क्या है, कंपनी है, कंपनी है। अभी इस कंपनी में होता क्या है, इसके पास लैंड होगा, है ना, इस कंपनी में क्या होगा, लैंड होगा। अब इस लैंड पे ये लोग क्या करेंगे, इस लैंड को अलग अलग तरीके से ये क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इस पे या तो फ्लैट बना देंगे, है ना, फ्लैट बना रखा होगा, या फिर ये प्लॉट काट रखे होंगे, है ना, प्लॉट प्लॉटिंग कर रखा होगा जो भी लैंड है, या फिर इसके ऊपर कॉमर्शियल स्पेस बना रखा होगा, जैसे कि शॉप्स वगैरह बना रखा हो, शॉप्स हो, मॉल हो, है ना, या फिर कॉमर्शियल स्पेस हो। तो ये चीज़ें इसको बना करके कर रखा हो, या फिर इस पे और भी कुछ अ, अपना जॉइंट डेवलपमेंट टाइप से कर रखा होगा, जैसे कि बैंक्वेट वगैरह बना रखा होगा, किसी भी तरीके से कर रखा होगा। ठीक है, इन ऑल द केसेस ये क्या कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट कंपनी है वो क्या करते हैं, फ्लैट को सेल करेंगे, है ना, इसको सेल करेंगे, प्लॉट को भी ये सेल करेंगे, शॉप्स है, कमर्शियल स्पेस है, तो इसको भी क्या करेंगे, अलॉट करेंगे, सेल करेंगे। ठीक, तो मेजर काम यहाँ पे क्या होता है कि फ्लैट बना करके सेल किया जा रहा है, या फिर प्लॉटिंग करके यदि वो लैंड को ही बेच रहा है तो वो वहाँ पे सेल कर रहा होगा, या फिर शॉप या कॉमर्शियल स्पेस या मॉल टाइप से बना करके वहाँ पे कॉमर्शियल स्पेस शॉप वगैरह सेल किया जा रहा होगा। मान के चलो कि एक कंपनी है जो ये सारा प्रोसेस कर रही है। सडन ये कंपनी क्या होती है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने फ्लैट खरीदने के लिए पैसे दे रखा है, किसी ने 90% दे रखा है, किसी ने 100% दे रखा है, सारे एब्लिगेशन पूरा कर रखा है। ठीक है, अब ये कंपनी क्या आ जाती है, सीआरपी में आ जाती है, और जो बायर्स थे, जो अलॉटीज थे, जो होम बायर्स थे, उनके पैसे जाते हैं फंस, है ना, क्योंकि कंपनी सीआरपी में आ गई। अब सीआरपी में आने से क्या हुआ कि जो बायर्स जो 100% पेमेंट दे रखा था, 90% पेमेंट दे रखा था, जिनके पास पोजीशंस था, बट उनको क्या हुआ कि रजिस्ट्री नहीं मिली, रजिस्ट्री पेंडिंग है। किसी को पोजीशन पेमेंट 100% जाने के बाद पोजीशन तो उनके पास है बट रजिस्ट्री नहीं है, किसी के पास 100% जाने पेमेंट जाने के बाद भी उनके पास पोजीशन नहीं है, बायर्स ने पोजीशन नहीं दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, बहुत बड़ी समस्या है, कह सकते हो कि करंटली आई एम हैंडलिंग मोर देन 3 to 4 असाइनमेंट्स जहाँ पे इस टाइप की इश्यूज हैं, और बहुत बड़े नामी ग्रामी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये इशू आ रही है। लोगों के पास लोगों ने बायर्स जो है 100% पेमेंट कर रखा है बट उनके पास पोजीशन नहीं है। 3 3 4 4 4 साल पहले उन्होंने पेमेंट 100% पेमेंट कर दी है, बट उस वक्त कंपनी सीआरपी में आ गया और वहाँ से वो वेट कर रहे हैं कि कब सीआरपी रिजॉल्व हो, कब उनको पोजीशन मिले। तो गाइज ये एक बहुत ही बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम था कि सोचो, कैन यू इमेजिन कि एक आदमी जिसने अपनी इंटायर लाइफ जॉब करी, वहाँ से जो सेविंग करा, उस सेविंग से उसने क्या करा, कोई फ्लैट्स खरीदा और अपना एक सपनों का घर खरीदना चाह रहा है, पैसे सारा दे दिया, जितने भी सेविंग्स था घर में लगा दिया, और वो जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है इंसॉल्वेंसी में आ गया। अब वो क्या कर रहे हैं, ना तो उनको घर मिले, ना उनके पास सेविंग है, सारा पैसा सारे सेविंग्स प्रोजेक्ट में लगा दिया और प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में आ गई। अब 3 4 साल से वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको घर मिल जाए, घर की पोजीशन मिल जाए, घर की रजिस्ट्री हो जाए, बट हो नहीं पा रही है बिकॉज कंपनी इंसॉल्वेंसी में है। और इंसॉल्वेंसी जब तक रिजॉल्व नहीं होगा वो सारे काम कैसे होगा। बट नाउ सडनली दिस अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड, और इसमें बहुत कैटेगरिकली मेंशन किया गया है कि यदि सीओसी, ठीक है, अप्रूव कर देती है 66% वोटिंग शेयर्स के साथ, तब आरपी क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि जो हैंड ओवर किया जाए प्लॉट का, अपार्टमेंट का, बिल्डिंग का, और एनी इंस्ट्रूमेंट्स agreed to be transferred under the real estate project and facilitate registration। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन भी फैसिलिटेट करेगा, बट इसके कुछ एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो होम बायर्स हैं, जो अलाउटीज हैं, वो क्या कर रखा हो, अपने पार्ट पे जो टर्म्स हैं उनके बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, वो टर्म्स को कंप्लीट कर रखा होनी चाहिए। जैसे कि फॉर लेट्स टॉक विद वन एग्जांपल कि हमारा जो रियल बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, जो बायर और बिल्डर ने एग्जीक्यूट किया है, उसमें टर्म्स ये था कि जब रजिस्ट्रेशन और पोजीशन तभी दी जाएगी जब 100% पेमेंट कर दी जाती है, किसके द्वारा, बायर के द्वारा।
और किसी बायर ने 100% पेमेंट नहीं किया करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी फाइन इम्पोज किया जाएगा। अब इसमें पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं कि कुछ एक बायर्स ने 100% पेमेंट कर दिया, कुछ एक बायर ने 90% पेमेंट करी है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो बायर्स ने 100% पेमेंट कर दिया वो रिक्वेस्ट करेगा आरपी को कि उसको रजिस्ट्री करवा करके दिया जाए, फ्लैट की पोजीशन दिया जाए। यदि पोजीशन उसके पास नहीं है और पोजीशन है तो रजिस्ट्री करवा के दिया जाए, रजिस्ट्री और पोजीशन दोनों नहीं है तो रिक्वेस्ट कर सकता है कि रजिस्ट्री और पोजीशन करवा के दिया जाए, प्रोवाइडेड कि वो जो भी बायर है रिस्पेक्टिव बायर्स ने अपनी एंड से वो तमाम टर्म एंड कंडीशंस जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है वो फुलफिल कर रखा हो। ठीक है, तो उस केस में आरपी क्या करेगा, वो पोजीशन को हैंड ओवर करेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए फैसिलिटेट करवाएगा। सो दिस इज इंटायर रेगुलेशन फॉर यू। होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ हम लोग अमेंडमेंट नंबर 3 पे बात करेंगे कि अमेंडमेंट 3 क्या है। तो इसमें ये बताया गया है कि इन द प्रिंसिपल रेगुलेशंस आफ्टर रेगुलेशन 16B द फॉलोइंग रेगुलेशन शैल बी इंसर्टेड, नेमली 16C। ठीक है, तो 16B हुआ करता था हमारे प्रिंसिपल रेगुलेशन में। अब यहाँ पे 16B के बाद एक न्यू रेगुलेशन इंसर्ट किया गया है जो कि 16C है। अब ये 16C क्या है, वो कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर। देखो फैसिलिटेटर क्या हुआ इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें कहता है कि वेयर वेयर नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन अ क्लास एक्सीड्स 1000। ठीक है, कितने एक्सीड्स कर रहे हैं, 1000। आप लोगों को ये तो पता होगा कि क्लास ऑफ क्रेडिटर्स क्या है। देखो आईबीसी के अंदर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर के तौर पे डिफाइन किया गया है और ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स अलग अलग क्लास के हो सकते हैं किसी भी कंपनी में जो कि इंसॉल्वेंसी में चल रही है। सपोज करो कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में होता क्या है कि होम बायर्स हैं, है ना। होम बायर्स इज क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, बट होम बायर्स की सब क्लासेस भी हो सकती हैं क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, लेट्स से कि दिस देयर इज वन प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड लिमिटेड है। ठीक है, ये एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है ना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। अब इसमें जो एक कॉमर्शियल स्पेस डेवलप करके सेल करते थे, है ना, तो इसमें जो बायर्स हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होगी। एक वो बायर हैं जिन्होंने 100% पेमेंट कर दी है, ठीक है, और उनके पास क्या है, प्लॉट की पोजीशंस है। ठीक है, फ्लैट की पोजीशन उनके पास है। दूसरी कैटेगरी की वो बायर्स हैं जिन्होंने 100% पेमेंट तो कर दिया है बट और उनके पास पोजीशन नहीं है, नो पोजीशंस। तीसरी कैटेगरी हो सकते हैं कि किसी ने 90% पेमेंट किया है और उनके पास पोजीशंस नहीं है। ठीक है, तो एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो तमाम क्रेडिटर्स होते हैं, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं, उनकी फर्दर सब कैटेगराइजेशन हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस है। ठीक है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को। तो वही कह रहा है कि इन क्लास यदि क्रेडिटर्स इन क्लास एक्सीड्स 1000 द कमिटी में, है ना, द कमिटी में डायरेक्ट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यदि वो आईआरपी है और आरपी यदि आईआरपी को आरपी बना दी गई है और न्यू आरपी अपॉइंट किया गया, एज द केस में बी टू अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अदर दैन, ठीक है, interim resolution professional or resolution professional, an authorized representative or any other person as the facilitator of subclass within the creditor in class subject to the following conditions। guys यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक फैसिलिटेटर को अपॉइंट किया जा सकता है ना। फैसिलिटेटर तब अपॉइंट किया जाएगा जब क्लास ऑफ क्रेडिटर इन क्लास एक्सीड्स 1000, 1000 से ज़्यादा क्या है क्रेडिटर्स है। उस केसेस में ये जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की संख्या 1000 से ज़्यादा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, एक सब क्लास जो उसमें होते हैं, जो यहाँ पे हमने बात करा था कि
इस तरीके से अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं जिनके पास जिसने 100% पेमेंट कर रखा है, पोजीशन है उसकी एक क्लास है, जिसने 100% पेमेंट कर रखा है बट कोई पोजीशन नहीं है उनकी अलग क्लासेस है, जिसने 90% दे रखा है। तो यहाँ पे जो सब क्लासेस बन रहे हैं क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जा सकता है, फैसिलिटेटर को अपॉइंट किया जा सकता है, कह सकते हो ऑब्जर्वर के तौर पे उनको अपॉइंट किया जा सकता है। बट वो ऑब्जर्वर कौन होगा, किसको अपॉइंट किया जाएगा, या तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो सकते हैं, बट प्लीज नोट दैट कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन आईआरपी, आरपी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो आईपी भी हो सकते हैं फैसिलिटेटर, और अदर देन आईपी भी हो सकते हैं, यहाँ पे अदर पर्सन भी लिखा गया है। पर कंडीशन ये है कि फैसिलिटेटर जो होगा ना, वो क्या करेगा, आईआरपी के जो हमारे एग्जिस्टिंग आईआरपी है या फिर आरपी है वो नहीं होगा, अदर इंडिपेंडेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा या फिर कोई अदर पर्सन होगा जो कि एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेंगे, किसका, फॉर द सब क्लासेस। ठीक है, विद इन द क्रेडिटर इन क्लास, जो क्रेडिटर इन क्लास हमने बनाया है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसका एज अ फैसिलिटेटर वो काम करेंगे। तो होप यहाँ पे क्लियर हो गया। देखने वाली बात यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ये है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि क्लास ऑफ क्रेडिटर्स जो है एक्सीड्स कितने, 1000, 1000 से ज़्यादा क्रेडिटर्स है, पहले रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, फैसिलिटेटर जो होगा वो अदर देन, फैसिलिटेटर दो लोग हो सकते हैं, पहले तौर पे कह सकते हो कि फैसिलिटेटर कोई आईपी भी हो सकता और अदर देन आईपी भी हो सकता है। ठीक है, अदर देन आईपी। ठीक है गाइस, राइटिंग पे बच जाना। आईपी यदि होगा तो वो आईआरपी, आरपी, ए आर, ये तीनों में से कोई भी नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो यदि कंपनी में ऑलरेडी कोई पोजीशन होल्ड करते हैं तो वो उनकी अपॉइंटमेंट हो नहीं सकती। बट यदि एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि आईपी को एज ए फैसिलिटेटर अपॉइंट किया जा रहा है तो वो आईआरपी नहीं हो सकता, आरपी नहीं हो सकता और एआर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा किसी अदर आईपी को आप एज अ फैसिलिटेटर अपॉइंट कर सकते हो जो कि सब क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उनको फैसिलिटेट करेंगे। और यदि आईपी नहीं है तो अदर देन आईपी किसी और बंदे को अपॉइंट कर लो जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फैसिलिटेटर, है ना। अब क्या है, इसकी और भी कंडीशन है, कुछ एक कंडीशंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर शैल बी कंसिडर्ड ओनली इफ आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी a subclass comprising at least 100 creditors out of the total number of the creditor in class request for the inclusion of agenda for such appointment along with the name of proposed facilitator। देखो, पहली रिक्वायरमेंट, पहली चीज़ है इसको वन बाई वन। एक जो प्री रिक्विजिट है कि क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की सब क्लासेस हैं, जो कि मैंने यहाँ पे गाइस ये बताया था आपको कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उसमें अलग अलग टाइप की सब क्लासेस बने हैं जिनके पास 100% पोजिशंस हैं, 100% पेमेंट कर रखा है और पोजिशंस हैं। दूसरा 100% पेमेंट कर रखा है बस पोजीशन नहीं है, किसी ने 90% पोजीशन पेमेंट कर रखी है, पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, बट इसमें से किसी भी कैटेगरी में से यदि 100 क्रेडिटर्स या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उस क्लास की क्रेडिटर्स, सब क्लास की क्रेडिटर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं सीओ से कि उनके लिए एक फैसिलिटेटर को अपॉइंट कर दी जाए सीओसी में। गाइस, इसका पर्पस क्या होगा, देखो फैसिलिटेटर जब अपॉइंट होंगे तो रिस्पेक्टिव सब क्लासेस की अपनी अपनी कंसर्न्स हैं। सपोज करो कि जी वो सब क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स हु इज हैविंग पोजीशंस एंड मेड ऑलरेडी मेड 100% पेमेंट, उनकी अलग टाइप की ग्रीवियंसेस होंगे सीओसी में। बट वो सब क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स हु मेड 100% पेमेंट बट हैविंग नो पोजीशंस, उनकी जो कंसर्न्स होंगे सीओसी में वो अलग होगा। जिसने 90% पेमेंट कर रखा है उनकी कंसर्न्स अलग होंगे। तो आप कह सकते हो कि देयर इज ए class of creditors in a real estate project but having sub classes, and every sub classes of creditors is having different type of
concerns, different type of queries, different type of representation in the COC. That's why यदि इन सब क्लासेस में क्रेडिटर्स की संख्या 100 या उससे ज़्यादा है तो दे कैन रिक्वेस्ट फॉर अ फैसिलिटेटर, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं फैसिलिटेटर के लिए और फैसिलिटेटर उनके लिए अपॉइंट करके दी जाएगी COC में, राइट। वही यहाँ पे बताया गया है कि 100 creditors out of the total number of the creditor in class request for the inclusion of an agenda, ठीक है, एक एजेंडा for the appointment of facilitator include किया जाए in the first COC meeting, ठीक है। तो ये चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ फैसिलिटेटर शैल नॉट एक्सीड 5, और इसमें ये चीज़ है कि जो फैसिलिटेटर की संख्या होगा वो 5 से ज़्यादा नहीं होगा, शैल नॉट एक्सीड्स 5, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। द फी ऑफ फैसिलिटेटर ऑफ इच सब क्लासेस शैल बी 20%, जो फी होगा सब क्लासेस फैसिलिटेटर का, ठीक है, shall be 20% of the fee specified for the authorized representative, and such fee shall be part of the resolution process cost। यहाँ पे 2-3 चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि पहली जो है इसकी रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज ये तो क्लियर है कि कब 100 या उससे ज़्यादा है सब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स देन दे कैन request for the appointment of facilitator and inclusion of agenda for the appointment of facilitator in the COC meeting। now second जो सब क्लॉज बी है इसका, इसमें कहा जा रहा है कि फैसिलिटेटर की संख्या जो होगी टोटल 5 होगी, 5 से एक्सीड नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फैसिलिटेटर कैन बी अपॉइंटेड इज ओनली 5, ठीक है। सब क्लॉज से ये कहता है कि द फीस ऑफ द फैसिलिटेटर फॉर ईच सब क्लासेस शैल बी 20%, ठीक है, ऑफ द फीस पेड टू द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। AR को जो फी पे की जा रही है उसका 20% फी पे किया जाएगा, किसको, फैसिलिटेटर को। लेट्स से कि AR की मीटिंग की फ़ी जो है 40,000 रुपीज़ है, ठीक है, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि क्लास ऑफ क्रेडिटर्स क्या है 100, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स मान के चलो कि 700-800 के रेंज में पड़ रही है, इसलिए फ़ी जो है AR का 40,000 रुपीज़ पर COC मीटिंग डिसाइड किया गया है। तो उस 40,000 का 20% जो फ़ी होगा वो एक फैसिलिटेटर का होगा, ठीक है। इसी तरीके से हर फैसिलिटेटर की जो फ़ी होगी 20% ईच, ठीक है, ऑफ AR फी। तो यदि 40,000 फी है तो अप्रॉक्स जो 20% हो रहा है कितने हो रहे हैं, 8,000 रुपये पे किया जाएगा एक फैसिलिटेटर को। तो 20% फ़ी है इज फैसिलिटेटर ऑफ द फी ऑफ द AR, तो इसमें कोई इशू नहीं है, इट्स वेरी मच क्लियर। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फैसिलिटेटर का फ़ी होगा वो पार्ट होगा किसका, CIRP कॉस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट विल बी पार्ट ऑफ द CIRP प्रोसेस कॉस्ट, जो कि हमारा रेगुलेशन 31 में जो डिफाइन किया गया है। तो उसमें भी अमेंडमेंट हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये जो फैसिलिटेटर ऑफ फी दैट विल बी इंक्लूडेड एज द फी ऑफ द CRP कॉस्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ द CRP कॉस्ट, सो कि इसको पेमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो गाइज ये तो हमारा रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 1 की कहानी हुई, ठीक है। अब इसी रेगुलेशन 16C सब रेगुलेशन 2 क्या कहता है कि द कमिटी में रिप्लेस द फैसिलिटेटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सब क्लासेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फैसिलिटेटर को एक बार अपॉइंट कर दिया गया है तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है, यस, IRP को रिप्लेस किया जा सकता है यार, AR को रिप्लेस किया जा सकता है, लिक्विडेटर को रिप्लेस कर दिया जाता तो ये फैसिलिटेटर कौन है, इसको क्यों नहीं किया जा सकता। बस इसमें जो चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली बात यह है कि फैसिलिटेटर को रिप्लेस किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सब क्लासेस। लेट्स से कि 150 सब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं, तो उसमें से 75% और मोर 75 और मोर जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, मोर देन 50% रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो हमारा फैसिलिटेटर है उसको रिप्लेस कर दो, ही इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ही इज़ नॉट एबल टू पुट द कंसर्न ऑफ द सब क्लासेस ऑफ द क्रेडिटर्स इन द COC, हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केसेस में दे कैन रिक्वेस्ट फॉर द क्या कि भाई उसको चेंज करके हटाओ, दूसरा अपॉइंट कर दो, ठीक है। नाउ गाइस एक अदर रेगुलेशंस यहाँ पे फिर से इंसर्ट की गई है। अभी हमने 16C देखा, नाउ 16D यहाँ पे इंसर्ट किया गया है।
तो 16D में है क्या कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैसिलिटेटर, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फैसिलिटेटर होगा वो क्या काम करेगा। तो उसका काम ये होगा कि the facilitator shall facilitating the communications between the authorized representative and the creditor of subclasses। तो जो सब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनका कंसर्न्स किसके पास कम्युनिकेट कर देंगे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को। नाउ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव विल फाइनली कम्युनिकेट द कंसर्न ऑफ द सब क्लासेस टू द सीओसी, है ना, क्योंकि सब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच टू द सीओसी, है ना, सीओसी के पास वो डायरेक्टली नहीं जाएंगे, बट जो सब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की कंसर्न्स हैं, जो उनकी वॉइस है, उसको एआर तक पहुंचा देगा। नाउ एआर विल proceed further and will communicate on behalf of the such subclasses of creditors to the COC। ठीक है, तो एक फैसिलिटेटिंग रोल होगा किसका, जो फैसिलिटेटर अपॉइंट किया जा रहा है। सेकंड, अटेंडिंग द मीटिंग अटेंड करेंगे, attending the meeting of the committee as observers to facilitate communications between the creditors of respective subclasses। देखो, अब एज अ ऑब्जर्वर भी उनको मीटिंग में इनवाइट किया जाएगा, फैसिलिटेटर को एज अ ऑब्जर्वर मीटिंग में इनवाइट किया जाएगा। और यदि ऑब्जर्वर से कोई चीज़ पूछा जाता है pertaining to the particular subclasses of the creditors, then he will put जो भी क्वेरीज हैं वो बताएगा, जो भी उनके अपनी कंसर्न्स हैं सब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को वो बता सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड clarification to the creditor in subclass about the insolvency resolution process as per advice of authorized representative। AR के एडवाइस के हिसाब से वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशंस यदि कुछ है सब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स का तो वो उनको बताएंगे, प्रोवाइडेड दैट जो फैसिलिटेटर है वो जो भी इंफॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन देंगे that must be taken from the AR because AR is having complete authority for entire class of creditors। So जो भी information, जो भी clarification देना है that must be from the AR itself, और वो communicate facilitator के through होगा because it becomes very difficult for authorized representative to have a communication with each class of creditors and each subclass as well। तो हो नहीं पाता है, इसलिए स्पेशलाइज तरीके से एक पर्टिकुलर सब क्लासेस के लिए फैसिलिटेटर ऑब्जर्वर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है कि बेटर कम्युनिकेशन हो सके सभी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। तो कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, क्लैरिफिकेशन देगा, ये भी एक काम होगा। ठीक है, तो हमने ए देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया। डी में क्या है, डी में ये कहा जा रहा है कि एनी अदर टास्क any other task assigned by committee to improve representation and communications। let's say कि COC मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर जो सब क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं उनको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं की जा रही है, या फिर उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, कुछ कम्युनिकेशन छूट जा रही है, या फिर उनके कंसर्न्स को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा है। इन दैट केसेस COC असाइन एनी पर्टिकुलर टास्क ऑन फैसिलिटेटर, तो फैसिलिटेटर को वो चीज़ को भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आई होप कि रेगुलेशन 16D इज़ नॉट ए टेक्निकल, ए प्लेन रेगुलेशंस हैं, इसमें बस ऑब्जर्वर की जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वहाँ यहाँ पे बताया गया है 16D में। राइट गाइस, अब क्या है नेक्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट है वो उसको हम लोग देखते हैं। इन द प्रिंसिपल रेगुलेशंस, ठीक है, इन रेगुलेशन 18 after sub regulation 3 the following sub regulation shall be inserted। जो हमारा रेगुलेशन कौन सा है, 18 है। ठीक है, रेगुलेशन 18 में, ये जो रेगुलेशन 18 है इसमें एक सब रेगुलेशंस को ऐड किया गया है, तो ये अब हो जाएगा रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 3। लेट्स हैव 3 नहीं, सॉरी गाइस, रेगुलेशन 4 इंसर्ट किया गया है। ठीक है, आफ्टर रेगुलेशन 18 sub regulation 3 there is a new regulations which is now regulation 80 sub regulation 4। अब क्या है ये रेगुलेशन 18 sub regulation 4, उसको हम लोग देखते हैं। कहता है where the corporate debtor has a
any real estate project, the committee may direct the resolution professionals to invite the competent authority as defined in clause p of section 2 of the Real Estate Regulation and Development Act 2016 related to such projects to attend the meeting of committee. As a committee may decide committee may decide without voting rights for providing inputs on the matter associated with the development of such a projects. देखो गाइस, ये भी जो अमेंडमेंट है पर्टेनिंग टू द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करते हैं उनके लिए ये अमेंडमेंट है, और कह सकते हो कि अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के तहत हमारा जो रेगुलेशन, प्रिंसिपल रेगुलेशन की रेगुलेशन संख्या 18 है, उसके बाद एक सब रेगुलेशन इंसर्ट किया गया, और इस रेगुलेशंस में ये बताया गया है कि यदि कॉर्पोरेट डेटर के पास कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है COC वो डायरेक्ट कर सकता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को कि भाई आप इनवाइट करो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्या, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हैं, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है, जिसकी डेफिनेशंस हमारा सेक्शन 2 क्लॉज पी में दी गई है ऑफ रेरा एक्ट 2016 के अंदर। ठीक है, जो हमारे रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है, इसकी रेगुलेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन पी के अंदर एक डेफिनेशन दी गई है, जो डेफिनेशन है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को। उसमें कुछ एक ऑथोरिटी को कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी के तौर पे डिफाइन किया गया, जैसे कि वहाँ पे लेट्स से कि हुड्डा है, ठीक है, या फिर नोएडा है, या फिर LDA है। ठीक है, तो इन सारे ऑथोरिटी को क्या है एज अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी बताया गया। इसमें और भी हैं, आप जब डेफिनेशन चेकआउट करोगे तो उसमें और कुछ एक ऑथोरिटी को एज अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी बताया गया है। बट लेट्स से कि नोएडा है, नोएडा ऑथोरिटी एक कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स इन नोएडा। तो वहाँ पे जो नोएडा अथॉरिटी है, उनसे अलग अलग टाइप के अप्रूवल लेने होते हैं, लाइसेंस लेने होते हैं, देन यू कैन जस्ट प्रोसीड फर्दर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो है क्या कि COC डायरेक्ट कर सकता है कि उनको भी बुलाओ, जो COC की मीटिंग में हो रही है CD का, कॉर्पोरेट डेटर का, उस मीटिंग में उनको बुलाओ और उनसे इनपुट्स लिया लो, बिकॉज देयर इनपुट्स इज वेरी मच क्रूशियल फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो जो आएंगे, वो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जो उनके ऑफिसर्स आएंगे और वो जो इनपुट्स देंगे पर्टेनिंग टू द कॉर्पोरेट डेटर, वहाँ पे जो डेवलपमेंट राइट्स हैं, जो डेवलपमेंट होने हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इनपुट्स देंगे, दैट विल बी वेरी मच क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इसलिए उनको इनवाइट किया जाएगा। ठीक है गाइस, होप कि ये वेरी मच क्लियर है, इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज आवर अमेंडमेंट नंबर 4। ठीक है, अमेंडमेंट हमारी 4A था। नाउ हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट नंबर 5 कि अमेंडमेंट 5 है क्या। देखो अमेंडमेंट 5 में क्या कहता है कि इन प्रिंसिपल रेगुलेशंस आफ्टर रेगुलेशन 30B द फॉलोइंग रेगुलेशन शैल बी इंसर्टेड, नेमली। अगेन यहाँ पे न्यू रेगुलेशन इंसर्ट किया गया था। हमारे जो प्रिंसिपल रेगुलेशन है उसमें रेगुलेशन 30B हुआ करता था, अब वहाँ पे 30B के बाद एक न्यू रेगुलेशंस को इंसर्ट किया गया है। उस न्यू रेगुलेशन को हम लोग 30C के नाम से जानेंगे, रेगुलेशन 30C के नाम से जानेंगे। और ये जो रेगुलेशन 30C है वो बेसिकली है क्या, वो कहता है कि रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट राइट एंड परमिशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, report on the status of development rights and permission of the real estate project, right? Again this amendment is particularly pertaining to the real estate projects, जो कंपनियां, जो कॉर्पोरेट डेटा रियल एस्टेट की डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए अमेंडमेंट क्रूशियल हो जाती है। लेट्स हैव अ लुक कि क्या इसमें बताया गया है। वेयर अ corporate data has any real estate project, where the corporate debtor has any real estate project, the resolution professional shall prepare a report detailing the status of development right, permission required for the development of such project। रिपोर्ट बनाएगा, कौन बनाएगा रिपोर्ट, तो
आरपी है वो बनाएगा, उसमें डिटेल मैनर में वो क्या बताएगा, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट राइट, जो डेवलपमेंट राइट कॉर्पोरेट डेटर के पास है। सपोज करो कि नोएडा में एक प्रोजेक्ट डेवलप की जा रही है, प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए राइट किसने एक्वायर किया है, कॉर्पोरेट डेटर ने किया, तो उसकी क्या स्टेटस है, ठीक है, डेवलपमेंट राइट्स का। एंड परमिशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट राइट होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को अलग अलग टाइप की अप्रूवल लेने होते हैं। वो अप्रूवल क्या हो सकता है कि सपोज करो नोएडा अथॉरिटी से लेना है, रेरा से लेना है, हमारे सीवेज एंड वाटर प्लान के लिए लेना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लेना है, पॉल्यूशन के लिए लेना है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रूवल्स, ठीक है, विच रिक्वायर्ड्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द राइट्स भी, क्योंकि उसके डेवलप राइट्स के बिना, उन सभी राइट्स के बिना इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट टू डेवलप द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड। सो परमिशंस जो भी रिक्वायर्ड हैं उसकी क्या स्टेटस है, ठीक है, उसको भी हमारे को रिपोर्ट में बतलाना है। उसके बाद ये क्या कहता है कि सबमिट करेगा द रिपोर्ट टू द कमिटी फॉर इट्स कमेंट्स, ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स बनाएगा डेवलपमेंट राइट्स को लेकर के आरपी, वो रिपोर्ट को सीओसी को प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है, फॉर सीकिंग कमेंट्स ऑफ द सीओसी एंड submit to the adjudicating authority the report referred in clause A along with the comments of the committee referred in clause B on or before of the 68th day from the insolvency commencement date। गाइस देखो, पहली जो 3 स्टेप्स में ये काम यहाँ पे कर रही है, जो रेगुलेशन 30C है, उसको हम लोग ब्रॉडली कह सकते हैं कि 3 स्टेप्स में करेगा। पहले ही तो ये है कि आरपी जो होगा वो क्या करेगा, डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगा, स्टेटस ऑन क्या डेवलपमेंट राइट्स एंड परमिशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, क्या स्टेटस है ऑन, कितने अप्रूवल, ठीक है, सीरी ने ऑलरेडी ले रखी थी, कौन कौन से अप्रूवल्स पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, उसमें क्या कंप्लाइंसेस होने हैं, कंप्लाइंसेस के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड है, वो फॉर्मेलिटीज़ को कैसे पूरा किया जाएगा, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट में मेंशन करेगा आरपी, ठीक है। एंड वंस द रिपोर्ट इज कंप्लीट बाय द आरपी सच रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू द सीओसी मेंबर्स फॉर सीकिंग कमेंट्स फ्रॉम द सीओसी, ठीक है। अब सीओसी अपनी कमेंट्स देगी अलॉन्ग विद सच कमेंट्स एंड report and such comments of the COCs. RP shall file report to the adjudicating authority latest by 68th day or before, ठीक है, ऑन और बिफोर 60th डे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ आईसीडी, कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, जिस दिन हमारा सीआरपी स्टार्ट होता है वहाँ से 60th डे या उससे पहले हमारे को वो सबमिट कर देना है एनसीएलटी में, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट इन रेगुलेशन 30C। होप कि ये भी हमारा क्लियर होगा। नाउ जो अमेंडमेंट नंबर 6 है वो क्या है गाइज, देखो इसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कहते हैं इन प्रिंसिपल रेगुलेशन इन रेगुलेशन 31 आफ्टर क्लॉज ए बी द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। देखो रेगुलेशन 31 जो है वो डील करता है सीआरपी प्रोसेस कॉस्ट के बाद। तो सीआरपी प्रोसेस कॉस्ट में अलग अलग चीज़ों की जो है वो चीज़ें, सपोज करो क्या ARPP है, RPP है, ठीक है, उसके बाद AR की फ़ी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई थी। अब एक यहाँ फैसिलिटेटर की कॉस्ट जो आया है उसको भी वहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि जो वट एवर द फीस पेड टू द फैसिलिटेटर शैल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस CRP कॉस्ट। तो वही चीज़ है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे AC ऐड किया गया और फी पेबल टू द फैसिलिटेटर under clause C of regulation 1 of regulation 16C shall be part of the CRP process cost। तो ये होना ही था, है ना, जो हम लोग फैसिलिटेटर को फी पे करेंगे वो सीआरपी कॉस्ट का पार्ट होगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अमेंडमेंट संख्या 7। देखो गाइस, इसमें अमेंडमेंट जो रेगुलेशन 7 है, ठीक है, अमेंडमेंट रेगुलेशन 7 वो 36A में है, जो कि इनविटेशन ऑफ यूओआई इससे डील करता है, इनविटेशन ऑफ यूओआई, ठीक है। इसकी जो रेगुलेशन इन सब रेगुलेशन 4 में अमेंडमेंट किया गया है। रेगुलेशन 4 क्लॉज सी में किया गया है एक अमेंडमेंट, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, बेकार से अमेंडमेंट है। डी में किया गया है, ये भी नहीं कर रहा हूँ।
और डी के बाद एक न्यू जो कह सकते हो कि क्लॉजेस ऐड की गई है उसको मैं बताता हूँ, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें ये क्या गया है कि प्रोवाइड करेगा डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा रजिस्ट्रेशंस एज अ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज इन अकॉर्डेंस विद माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। आपको पता है कि यूआई इनवाइट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फॉर्म जी बनाते हैं, है ना, फॉर्म जी। इसमें हम लोग डिटेल वो तमाम इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो कि एक यूआई को इनवाइट करने के लिए हमारे को डालना होता है। इसके अंदर टोटल 16 इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोग डालते थे, 16 पैराज थे। इसमें एक पैरा और ऐड ऑन कर दिया गया है, वो 17th पैरा ऐड किया गया है, ठीक है। वो 17th पैरा में आपको ये देना है कि एमएसएमई नंबर, एमएसएमई जो भी है हमारा नंबर है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई ये डिसाइड करेगा कि वेदर सीडी जो है एमएसएमई है या नहीं है। पहले होता क्या था कि एमएसएमई नंबर नहीं होने की वजह से दिक्कतें ये क्रिएट होती थी कि क्या सीडी एमएसएमई है नहीं है, but now this information will be available in form G, so the broadly all the prospective bidders can know that whether company is MSME or not। और MSME के अंदर आपको ये भी पता है कि जो कॉर्पोरेट डेटर के प्रमोटर्स हैं कैन ऑल्सो सबमिट द यूआई एंड रेजुलेशन प्लान फॉर द रिवाइवल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बिकॉज सीडी इज द एमएसएमई एंटिटी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल अमेंडमेंट एज वेल, जो कि कह सकते हो कि फॉर्म जी जो हमारा है इनवाइटिंग यूआई उसके अंदर लाया गया है। और वहाँ पे क्या करना है कि एमएसएमई नंबर इंसर्ट करने हैं गाइस, इतना ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर क्लॉज ई, क्लॉज ई जो है ना, क्लॉज ई के बाद क्या बताया जाए, इंसर्ट द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली एक न्यू प्रोवाइजो इंसर्ट किया, प्रोवाइडेड दैट जो हमने ये बताया ना क्लॉज ई है अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं कि एमएसएमई नंबर बताना है। उसके बाद एक प्रोवाइजो ऐड किया गया कि प्रोवाइडेड that where the corporate debtor has any real estate project, the committee for an association or group of allottees in such real estate project representing not less than 10% or 100 out of the total number of the creditor in class, रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉट लेस देन ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लास या फिर 100, ठीक है, विच नंबर इन क्लास विच एवर इज लोअर, ठीक है, इसमें से जो कम है, मे रिलैक्स द फॉलोइंग, क्या कर सकता, मे रिलैक्स द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सबमिशन ऑफ यूआई इन क्लॉज ए एबव एंड कंडीशन रिगार्डिंग द रिफंडेबल डिपॉजिट। तो हम लोग को पता है कि जो यूआई हम लोग इनवाइट करते हैं उसकी सर्टेन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होते हैं जो कि प्रोस्पेक्टिव बिडर्स को कंप्लाई करने होते हैं, देन दे कैन सबमिट द यूआई to the RP. But if the project is a real estate project and committee for an association or group of allottees in such class of project representing not less than 10% या फिर 100, ठीक है, 100, तो उस केसेस में क्या है, इसमें से जो भी कम है रिलैक्स कर सकता है, कुछ कंडीशंस जो हैं वो उसको रिलैक्स किया जा सकता है। वो कंडीशंस क्या है वो हम लोग इसको देखते हैं। पहली तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको हम लोग लेस स्ट्रिंजेंट रख सकते हैं, कुछ एक कम रिक्वायरमेंट करना पड़े वो डाल सकते हैं, और जो नॉन डिफरेंडेबल डिपॉजिट होती है उसको भी रिलैक्स कर सकते हैं कि दे आर नॉट सपोज टू मेक रिफंडेबल डिपॉजिट या फिर कम करना पड़ सकता है, वो डिपेंड कि सीओसी में क्या वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है, बट कह सकते हैं कि वहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोवाइजो जो हमारा रेगुलेशन ई के बाद ऐड किया गया है। नाउ अमेंडमेंट नंबर 8 हम लोग देखते हैं है क्या, अमेंडमेंट नंबर 8, ठीक है, इन द प्रिंसिपल रेगुलेशंस इन रेगुलेशन 36B इन सब रेगुलेशन 4A 36B सब रेगुलेशन 4A के बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल लिखा हुआ था, इसको कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, उसके बाद हाइफन दे दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट, कोई ज़्यादा क्रूशियल अमेंडमेंट नहीं है। फर्स्ट जो रेगुलेशन इन सब रेगुलेशन 4A क्लॉज ए है, उसके बाद इन द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड,
द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। तो ये जो रेगुलेशन 4A के बाद एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। ये प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ द कमिटी में रिलैक्स द रिक्वायरमेंट टू provide the performance security for an association or group of lotteries in such real estate project representing not less than 10% or 100। जो सेम यूआई के लिए हमने जो क्राइटेरिया को रिलैक्स किया था, सेम चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया गया है कि जब वो यूआई दे रहे हैं तो उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे रिलैक्स किया था अभी अमेंडमेंट नंबर 7 में जो डिस्कस किया था, उसी तरीके से उनको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कमेटी में रिलैक्स कर सकता है। रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, उनको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है फॉर एन एसोसिएशन या फिर ग्रुप ऑफ लॉटीज। यदि वो क्या रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा, ये रिलैक्स कर सकती हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड कितने हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हो 10% या फिर नॉट और 100% ऑफ क्रेडिटर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द क्रेडिटर इन क्लास विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे कह सकते हो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने की जो रिक्वायरमेंट है उसमें यहाँ पे एक उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो सिमिलर जो रिलैक्सेशन यूआई के टाइम पे दिया था वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने टाइम पे भी हमने वो दे दिया है, यदि एसोसिएशन या फिर अलॉटीज वो खुद से अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर रहे हैं। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा क्या है, वो यूआई के टाइम पे दिया था, रेजोल्यूशन प्लान के टाइम पे भी दे दिया। नाउ अमेंडमेंट नंबर 9 हम लोग देखते हैं। अमेंडमेंट नंबर 9 क्या है? इन प्रिंसिपल रेगुलेशन in regulation 38 क्या mandatory content for the submission of the resolution plan for regulation sub regulation 5 and 5 the following sub regulation shall be substituted। रेगुलेशन 4 और 5 ऑफ रेगुलेशन 38 को सब्सटीट्यूट कर दी गई है। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द कमिटी शैल कंसिडर सेटिंग ऑफ द मॉनिटरिंग कमिटी फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। ऑब्वियसली हम लोग ये चीज़ प्रैक्टिस तो फॉलो करते ही कर रहे थे, बट देयर वाज नो सच प्रोविजंस अर्लियर, बट नाउ रेगुलेशन 38 में ये प्रोविजंस को क्लियरली स्टेट कर दिया गया है कि एक मॉनिटरिंग कमेटी को सेटअप करने की बात की जाएगी इन द रेजोल्यूशन प्लान। जो मैंडेटरी कंटेंट होती है रेजोल्यूशन प्लान का, वहाँ पे वो चीज़ हमारे को बताना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग ऑफ द मॉनिटरिंग कमेटी। नाउ the monitoring committee may consist the resolution professional or any other professionals, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और एनी अदर पर्सन्स। तो देखो जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाया जाएगा, जो मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर होगा उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कंपनी की एग्जिस्टिंग रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है, और एनी अदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या फिर एनी अदर पर्सन। आईपी भी हो सकता है, अदर देन आईपी भी मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं। और आईपी होने के लिए जो कंपनी का आरपी है उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर अदर देन कोई और आरपी के अलावा अदर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कमिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स एज इट्स मेंबर्स। गाइस आपको पता होगा कि जब मॉनिटरिंग कमेटी बनाया जाता है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अलग या एक तो आरपी को रखा जा सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आरपी होगा ही होगा। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स, सीओसी के भी रिप्रेजेंटेशन होता है मॉनिटरिंग कमेटी में। थर्ड, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा, सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होता है मॉनिटरिंग कमेटी में। तो तीनों की रिप्रेजेंटेशन कह सकते होगा। एक आईपी हो सकते हैं, आईपी कैन बी आरपी एज वेल और अदर देन आरपी, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि यदि आरपी है, जो कंपनी की एग्जिस्टिंग आरपी है, उनको मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर्स बनाया जा रहा है, तो उनको जो फीस पे किया जाएगा दैट शैल नॉट बी मोर देन द एग्जिस्टिंग फी ऑफ एज अ आरपी। जो एज अ आरपी फी उनको मिल रहा था, मंथली फी मिल रहा था आरपी को, वही फी एज अ मेंबर ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी उनको दी जाएगी। तो ये फी से रिलेटेड प्रोवाइज होती। होप कि ये क्लियर है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आरपी को एज अ मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर बनाया जा रहा है, तो आरपी को जो फी पे किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ द मॉनिटरिंग कमेटी शैल नॉट एक्सीड्स द फी पेबल टू हिम और इज बीइंग पेड टू हिम एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ द कॉर्पोरेटर। लेट्स से कि आरपी को 2 लाख रुपए पर मंथ फी मिल रहा था एज अ आरपी, ठीक है, ऑफ द कॉर्पोरेटर, तो 2 लाख से ज़्यादा का फी नहीं होगा, कम हो सकता है।
सी क्लॉज क्या कहता है कि मॉनिटरिंग कमिटी शैल सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। गाइस ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल अमेंडमेंट है कि मॉनिटरिंग कमेटी एग्जिस्ट करेगी तो क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एग्जिस्ट क्या करेगी, इट्स मैंडेटरी कि मैंडेटली सबमिट करेगी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। तो जब तक रेजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। अब क्वार्टरली इसमें कैलेंडर क्वार्टरली होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रोग्रेस रिपोर्ट का वही कॉन्सेप्ट होती है, इसमें डेट नहीं डिफाइन किया गया है कि कितने दिनों में करने हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर। तो ये सारी चीज़ें अभी क्लैरिफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत है, आई थिंक आ जाएगी, बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग ये समझते हैं कि क्वार्टरली रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना है ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। गाइस जानते हैं कई एक ऐसे प्लान होते हैं, ठीक है, विद इन 60 डेज हो जाते हैं, कई प्लान होते हैं कि 600 डेज तक चलता है। तो जो लंबे प्लान होते हैं वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वार्टरली रिपोर्ट एनसीएलटी को मिलता रहे कि क्या एक्चुअली हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो बहुत ही वेलकम मूव है थ्रू दिस अमेंडमेंट। नाउ अमेंडमेंट नंबर 10, इसमें गाइस यही मैंने बताया था कि जो फॉर्म जी है, फॉर्म जी फॉर इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्टिव बिडर फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो वो फॉर्म जी की जो फॉर्मेट है उसमें मैंने बताया था कि 16th इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग देते थे, वहाँ 17th ऐड किया गया है। इसमें डिटेल्स ऑफ एमएसएमई हमारे को मेंशन करना है। गाइस ये छोटा सा अमेंडमेंट था, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द अमेंडमेंट एक्सेप्ट वन, जो कि ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था। आप उसे पढ़ोगे रेगुलेशन से क्लियरली पता चल जाएगा। Thank you very much for watching these videos, and if you think this video is relevant for you, please give us a thumbs up and have a detailed look of this video and share with your friends, colleagues, ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस।